अगर हम सोचें कि किसी भी विशाल इमारत या चलिए मान लेते हैं किसी पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि कड़े कानून या शायद पुलिस। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था। पर अगर हम सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छूट रहा है। बिल्कुल। दरअसल किसी भी देश को चलाने के लिए एक बेहद मजबूत मास्टर प्लान या एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही मास्टर प्लान के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, आज का हमारा विषय भारतीय संविधान के उस हिस्से पर आधारित है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। सही कहा। हमने इस विषय पर जो दस्तावेज और नोट्स इकट्ठे किए हैं ना, उनके अनुसार ये तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक विस्तार से दिए गए हैं। और यही हमारा आज का फोकस भी है। बिल्कुल। हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तब उसके निर्माताओं ने देश को चलाने वाली संस्थाओं के लिए आखिर क्या लक्ष्य तय किए थे। देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना एक बात साफ करना जरूरी है। इस मास्टर प्लान को सिर्फ कानून की किताबों का हिस्सा मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। हाँ, ये कोई साधारण नियम नहीं है। अगर हम इन्हें ध्यान से समझें तो ये एक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट का एक पूरा का पूरा विजन है। वेलफेयर स्टेट? बिल्कुल। अब कल्याणकारी राज्य से मेरा मतलब किसी ऐसे राज्य से नहीं है जो सिर्फ टैक्स इकट्ठा करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। इसका मतलब एक ऐसे राज्य से है जो एक अभिभावक की तरह काम करे, मतलब जो ये सुनिश्चित करे कि समाज में हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। किसी भी आम नागरिक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस देश में वो रह रहा है उसकी सरकार आखिर किन बुनियादी सिद्धांतों पर काम करने का दावा करती है। वही तो, ये ढांचा ही तो हमें बताता है कि सरकारों की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। चलिए इस बात को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन अनुच्छेदों की शुरुआत होती है अनुच्छेद 36 से। हाँ। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। मैंने पढ़ा कि यह अनुच्छेद सबसे पहले राज्य शब्द की परिभाषा तय करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये परिभाषा बहुत ही व्यापक है। बहुत व्यापक है। मतलब इसमें केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ही नहीं आती, बल्कि नगर पालिकाएं, पंचायतें और वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जिनके पास कोई भी सरकारी अधिकार है। शासन से जुड़ी छोटी बड़ी हर इकाई इस राज्य का हिस्सा है। हाँ, लेकिन असली कहानी इसके ठीक बाद वाले अनुच्छेद 37 से शुरू होती है। और सच कहूं तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये मुझे थोड़ा उलझाने वाला लगा। उलझाने वाला? वो किस तरह से? इस तरह से कि अनुच्छेद 37 अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्वपालन राज्य के लिए आवश्यक है। साफ साफ कहता है कि इन सभी नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए राज्य पर कोई कानूनी दबाव नहीं है। मतलब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। सही बात है। कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता कि सरकार ने इस फला नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया, इसलिए सरकार को सजा दीजिए। बिल्कुल नहीं कह सकता। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि अगर ये बाध्यकारी नहीं है, अगर इनके पीछे कोई कानूनी डंडा ही नहीं है, तो फिर इन्हें संविधान में रखने का फायदा ही क्या है? वही एक सवाल सबके मन में आता है। हाँ, मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ कागजों पर लिखे हुए कुछ अच्छे विचार नहीं रह जाते? बिल्कुल एक बिना दांत वाले शेर की तरह। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना डंडे के भी रास्ता दिखाया जा सकता है। वो कैसे? देखिए, ये सच है कि अदालतें इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकती, लेकिन संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर ऐसा किया था। अच्छा। सोचिए जरा, जब कोई नया देश बनता है, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसके पास रातों रात सबको सब कुछ देने के लिए संसाधन नहीं होते। हाँ, पैसे और रिसोर्सेस की कमी तो थी। बिल्कुल। अगर इन तत्वों को तुरंत कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाता ना, तो शायद सरकारें मुकदमों के बोझ तले ही दब जाती। हर कोई कोर्ट में होता। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए इन्हें एक नैतिक कंपस या दिशा सूचक यंत्र की तरह बनाया गया। ये सरकार को बताता है कि आपको जाना किस तरफ है। भले ये नीतियां न्यायालय में लागू करने योग्य ना हो, लेकिन अनुच्छेद 37 खुद ये भी कहता है कि देश के शासन में ये सिद्धांत मौलिक हैं।
फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल हैं। मतलब जब भी सरकार कोई नई योजना बनाएगी या कोई नया कानून लाएगी तो उसे इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि क्या वो इन सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। बिल्कुल, ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी एक सवाल तो अपनी जगह कायम रहता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो अदालत तो कुछ नहीं कहेगी, तो सरकार को ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रेरणा मिलती है जनता से। जनता से? हाँ, इसे इस तरह देखिए, भले ही आप सरकार को अदालत के कटघरे में खड़ा न कर सकें, लेकिन हर 5 साल में आप उसे चुनाव के कटघरे में जरूर खड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर कोई सरकार इन निर्देशक तत्वों की लगातार अनदेखी करती है तो जनता के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने वोट से उस सरकार को जवाबदेह बने। ये बहुत ही मजबूत तर्क है। कानूनी दबाव से ज्यादा जनता की जागरूकता का दबाव। बिल्कुल। अब जब हम इस मास्टर प्लान के थोड़ा और अंदर झांकते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा जो उभर कर आता है वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय का। सही। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है जो लोगों की भलाई को बढ़ावा दे। ये लीजिए, ये राज्य की ओर से है। धन्यवाद, ये बहुत मददगार है। सबके लिए समान अवसर। और इसमें खास तौर पर आय, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने की बात कही गई है। यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना। वही तो। लेकिन इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 39 आता है जिसने सच में मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। यह सिद्धांत ले महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। इसमें कुछ ऐसे विचारों का निर्देश दिया गया है जो उस दौर के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी लगते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। अनुच्छेद 39 वास्तव में बहुत ही व्यापक है। इसमें संसाधनों के समान वितरण की बात कही गई है। राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि देश की संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में सीमित करना रह जाएं। हाँ, ऐसा ना हो कि कुछ मुट्ठी भर लोग तो बहुत अमीर हो जाए और बाकी जनता संघर्ष करती रहे। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें एक और बहुत अहम बात छिपी है। हाँ, और वो है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। जब मैंने इसे पढ़ा ना तो मुझे लगा कि 1940 के दशक के अंत में जब दुनिया के कई विकसित देशों में भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर लंबी बहस चल रही थी, तब हमारे संविधान में इसे एक स्पष्ट लक्ष्य के रूप में रख दिया गया था। सच में ये महज एक आर्थिक नीति नहीं थी, बल्कि लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। और ये समानता सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं है, ये मानवीय गरिमा तक जाती है। तभी संभव है जब हर इंसान, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। बिल्कुल सही। और इसी गरिमा को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय प्राप्ति में यह अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। ओह, अच्छा। हाँ, हम सब जानते हैं कि न्याय व्यवस्था अक्सर बहुत खर्चीली और जटिल होती है। बिल्कुल। एक आम इंसान जो रोज कमाता खाता है, वो एक महंगी कानूनी लड़ाई लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। वही तो। अगर उसके सामने कोई बड़ी और ताकतवर संस्था हो तो वो तो अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले ही हार मान लेगा। और ठीक यही बात संविधान निर्माताओं के जहन में थी। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल अमीरों की जागीर बनकर न रह जाए। कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक कल्याणकारी राज्य की इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिक को भी न्याय के कटघरे में सबसे ताकतवर व्यक्ति के बराबर खड़ा कर सके। ये विचार बाकी बहुत गहरा है। न्यायपालिका के दरवाजे सबके लिए खुले रहें, ये सुनिश्चित करना। अब अगर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ें और कामकाजी लोगों यानी श्रमिकों के अधिकारों की बात करें तो इस दस्तावेज में अनुच्छेद 41, 42 और 43 का एक पूरा क्लस्टर है। हाँ, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बनाते हैं। जैसे अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वो अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार दे। अनुच्छेद को पूर्ण शिक्षा का अधिकार, राज्य असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करेगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बीमार है, विकलांग है या बुढ़ापे का सामना कर रहा है तो उसे सार्वजनिक सहायता मिलनी चाहिए।
लेकिन देखिए, बात सिर्फ काम देने को ही खत्म नहीं हो जाती ना। हाँ। मान लीजिए किसी को काम मिल गया, लेकिन जिस फैक्ट्री या जगह पर वो काम कर रहा है वहां हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, और इंसान मशीनों से भी बदतर हालात में है, तो क्या इसे हम विकास कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पर अनुच्छेद 42 आता है। ये राज्य को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि काम करने की स्थितियां मानवीय और उचित हों। अनुच्छेद महिलाओं के लिए ह्यूमेन कार्यस्थल और मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करे। ह्यूमन कंडीशंस हो। किसी भी व्यक्ति से ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं लिया जाना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य या उसकी गरिमा के खिलाफ हो। और इसी में मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी रिलीफ का भी बहुत अहम प्रावधान शामिल है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को काम और मातृत्व के बीच किसी एक को चुनने की मजबूरी न झेलनी पड़े। सही कहा। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कामकाजी महिलाओं को उचित समर्थन दे। और इस कड़ी का जो तीसरा हिस्सा है ना, अनुच्छेद 43, हाँ, सिर्फ काम मिलना और माहौल अच्छा होना ही काफी नहीं है। अनुच्छेद 6 तरीके के तहत हाँ, अब हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। उस काम के बदले मिलने वाला पैसा भी तो मायने रखता है। ये अनुच्छेद कहता है कि श्रमिकों को एक जीविका योग्य वेतन यानी लिविंग वेज मिलना चाहिए। जी हाँ, यह ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम वेज और लिविंग वेज में बहुत फर्क होता है। अच्छा, दोनों अलग हैं। बिल्कुल। न्यूनतम वेतन या मिनिमम वेज तो बस इतना है कि आप भूखे ना मरे। हाँ। लेकिन जीविका योग्य वेतन का मतलब है कि एक इंसान इतना कमा सके कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करे, बच्चों को पढ़ा सके और एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रख सके। तो अगर आप इन तीनों अनुच्छेदों 41, 42 और 43 को एक साथ देखें तो ये एक पूरा सफर है। काम मिलना, सही माहौल में काम करना और फिर उस काम के लिए उचित सम्मान और पैसा मिलना। ये पूरी तरह से एक चेन की तरह काम करता है। इसी के साथ ना मुझे अनुच्छेद 46 का भी जिक्र इसमें मिलता है। हाँ। अनुच्छेद 46 ये समाज के उन कमजोर वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है जो ऐतिहासिक कारणों से पीछे छूट गए थे। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है। साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाने की जिम्मेदारी भी राज्य पर डाली गई है। बिल्कुल। देखिए, ये अनुच्छेद इस बात को स्वीकार करता है कि समाज में हर कोई एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ना शुरू नहीं करता। सही बात है। कुछ लोग ऐतिहासिक तौर पर मीलों पीछे खड़े हैं, इसलिए एक समान समाज बनाने के लिए राज्य को उन्हें आगे लाने के लिए विशेष कदम उठाने ही होंगे। अब अगर हम समाज के सबसे निचले तबके से आगे बढ़कर शासन के ढांचे की ओर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर फैसले लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं मतलब? क्या सारे फैसले राजधानी में बैठे कुछ लोग ही लेंगे? ओ, ये तो बहुत ही अलोकतांत्रिक होगा। बिल्कुल। और इसी बात को हल करने के लिए अनुच्छेद 40 का प्रावधान किया गया है। यह बैठक गांव के विकास के लिए बुलाई गई है। हमें सिंचाई के लिए नई योजना चाहिए। ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। ये अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन की प्रक्रिया को मजबूत करना है ताकि समाज में स्थानीय स्वायत्तता, जिसे हम लोकल ऑटोनॉमी कहते हैं, वो आ सके। इसे ऐसे समझिए कि एक गांव को सड़क की जरूरत है या तालाब की, ये बात दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठा कोई अधिकारी कैसे बेहतर समझ सकता है? वही तो, वो वहां कैसे देखेगा? ये तो उस गांव के लोग ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पंचायतों को इतनी शक्तियां और अधिकार देने की बात कही गई कि वे स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। जब फैसले वो लोग लेते हैं जो सीधे उन फैसलों से प्रभावित होते हैं, तो नीतियां ना सिर्फ जमीन पर उतरती हैं बल्कि उनका असर भी ज्यादा होता है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, शक्ति को ऊपर से नीचे की तरफ बहने देना। बिल्कुल सही। और जब हम ना भविष्य की बात कर ही रहे हैं तो किसी भी समाज का असली भविष्य उसके बच्चों में होता है। अनुच्छेद 45 इसी भविष्य को संवारने का निर्देश देता है। ये कहता है कि राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें बच्चों की शुरुआती देखभाल यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर भी शामिल है। देखिए, शिक्षा को एक महान इक्वलाइजर माना गया है।
एक ऐसा साधन जो अमीर गरीब की खाई को मिटा सकता है। बिल्कुल। अगर एक गरीब के बच्चे को भी वही बुनियादी शिक्षा और पोषण मिले तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। शिक्षा के बिना कोई भी लोकतंत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही सरकार से सही सवाल पूछ सकता है। सही कहा। और जब नागरिक जागरूक होगा ना, तो वो अपने स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी सवाल करेगा। स्वास्थ्य की बात आते ही हमारे नोट्स हमें अनुच्छेद 47 की तरफ ले जाते हैं। ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हाँ। इसमें राज्य को निर्देश दिया है कि वो अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक बताया गया है। अगर आप इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये सोच कहाँ तक जाती है? सरकारी अस्पताल, टीकाकरण अभियान, कुपोषण के खिलाफ चलाई जाने वाली योजनाएं, ये सब इसी अनुच्छेद 47 की भावना से ही तो निकलते हैं। हाँ। एक बीमार या कुपोषित आबादी कभी भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। और इसी पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 48 भी काम करता है। ये कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का निर्देश देता है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, वहां कृषि में सुधार किए बिना आम लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन इन सब में ना एक अनुच्छेद ऐसा है जिसे पढ़कर मुझे सच में हैरानी हुई। क्यों? कौन सा अनुच्छेद? वो है अनुच्छेद 48A। इसमें राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने, उसमें सुधार लाने और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब ये सब लिखा जा रहा था, तब दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन फुटप्रिंट जैसे शब्द तो आम चर्चा में दूर की बात है, शायद डिक्शनरी में भी ठीक से नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। फिर भी वनों और वन्य जीवों की बात इतनी गंभीरता से की गई उस वक्त। इसे ही हम असली दूरदृष्टि या फोरसाइट कहते हैं। उस समय पूरी दुनिया में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की होड़ मची हुई थी। ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाना ही विकास माना जाता था। हाँ, वही दौर था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं और बाद में इसमें संशोधन करने वालों ने ये बात समझ ली थी कि प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों और वन्य जीवों के बिना मानव जीवन का कोई भी विकास ना तो पूरा है और ना ही टिकाऊ। अगर आप विकास के नाम पर अपनी ही हवा और पानी को जहरीला कर देंगे तो वो विकास किस काम का? पर्यावरण को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखना एक बहुत ही आधुनिक सोच है, जो हमारे इस ब्लूप्रिंट का अहम हिस्सा है। पर्यावरण के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक जड़ों को भी इसमें नहीं भुलाया गया है। अनुच्छेद 49 के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करें। हाँ, हेरिटेज। ताकि विकास की अंधी दौड़ में हम अपना इतिहास और अपनी पहचान ना खो दें। बिल्कुल। विरासत और पर्यावरण दोनों ही हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हम शासन, न्याय और भारत के वैश्विक दृष्टिकोण से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर अनुच्छेदों पर आते हैं। इसमें से एक अनुच्छेद ऐसा है जो आज भी बहुत चर्चा में रहता है, अनुच्छेद 44। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार ये एक समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास की बात करता है। इसमें जो लिखा है उसके मुताबिक इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करेगा। मतलब जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी के लिए एक जैसे नियम हों। ये भी इसी नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है, जिसे राज्य के लिए एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। सिर्फ एक जानकारी के तौर पर बता रही हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो समाज की संरचना से गहराई से जुड़ा है। इसका मूल विचार एक ऐसे कानूनी ढांचे की कल्पना करना था जहां देश के हर नागरिक पर एक ही तरह के नागरिक नियम लागू हों। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण ढांचागत सिद्धांत है जो हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद जरूरी है, और वो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50।
हाँ, ये राज्य को न्यायपालिका यानी जुडिशरी और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बीच पृथक्करण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, दोनों को अलग रखने का। अगर हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सरकार चला रहे हैं या नीतियां लागू कर रहे हैं और जो लोग न्याय कर रहे हैं वे दोनों बिल्कुल अलग होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा करना इतना अहम क्यों है? क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाए ना तो निष्पक्ष न्याय की कल्पना ही खत्म हो जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी आम नागरिक का सरकार के ही किसी विभाग से कोई विवाद हो जाता है। अब अगर उस विवाद पर फैसला सुनाने वाला जज भी उसी सरकार के सीधे दबाव या प्रभाव में काम कर रहा हो तो क्या उस नागरिक को कभी न्याय मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वही तो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब न्यायपालिका कार्यपालिका से आजाद होगी तभी वो बिना डरे सरकार के गलत फैसलों पर रोक लगा सकेगी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकेगी। ये समझना काफी जरूरी है कि शक्तियों को अलग अलग रखना ही सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। बिल्कुल सही। और अब इस पूरे दस्तावेज का आखिरी हिस्सा, अनुच्छेद 51। जो हमारे संविधान के नजरिए को देश की सीमाओं से बाहर ले जाता है, के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। ये दर्शाता है कि भारत की सोच केवल अपने स्वार्थों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये वसुधैव कुटुंबकम की उस प्राचीन भारतीय भावना का ही तो संवैधानिक रूप है, जहां पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है। बिल्कुल। ये निर्देश देता है कि भारत एक ऐसा देश बने जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे और विवादों को मध्यस्थता या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में विश्वास रखे। एक ऐसी दुनिया जो युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति और समझदारी से चले। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस सब का आखिर असल मतलब क्या निकलता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले हुए ये नीति निर्देशक तत्व किसी कानून की सूखी किताब के पन्ने नहीं है। ये उस सपने का ब्लूप्रिंट है जो इस देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए बुना गया था। इसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि एक मजदूर को सही वेतन कैसे मिले, एक गरीब को न्याय कैसे मिले, पंचायतें कैसे काम करें, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का बर्ताव कैसा हो। हाँ, ये सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ है। और यही बात ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लेकर खड़ा कर देती है, एक ऐसा सवाल जो हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में अनुच्छेद 37 के तहत चर्चा की थी कि इन आदर्शों को लागू करने के लिए राज्य पर कोई कानूनी दबाव नहीं है। हाँ, अदालत नहीं जा सकते। लेकिन हमने ये भी कहा कि हर 5 साल में होने वाला चुनाव ही वो असली ताकत है जो सरकार को इन लक्ष्यों की ओर धकेलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत कई दशक पहले लिखे गए थे। उस समय एक आदर्श समाज की जो परिभाषा थी वो आज के समय से बहुत अलग थी। जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, समाज का सोचने का तरीका बदल रहा है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो क्या इन नीति निर्देशक तत्वों को भी 21वीं सदी के हिसाब से किसी अपग्रेड की जरूरत है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर लोकतंत्र में हर एक नागरिक के वोट की वो छुपी हुई ताकत ही सबसे बड़ा टूल है जो हर नई सदी में इन पुराने आदर्शों को खुद ब खुद एक नई और आधुनिक परिभाषा दे देती है। जो सुनने वाले हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या ये ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर है या एक बहती हुई नदी जो समय के साथ अपना रास्ता खुद तय करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी जागरूक दिमाग को झकझोरने के लिए काफी है। सच में ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। क्या हम इन सिद्धांतों को समय के चश्मे से देखें या फिर समय को इन सिद्धांतों के चश्मे से? बिल्कुल। ये बहस शायद कभी खत्म ना हो। आज की इस गहन चर्चा में हमने अपने देश के उस मास्टर प्लान को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश की जो अक्सर रोजमर्रा की राजनीति के शोर में कहीं दब जाता है। सही कहा। उम्मीद है कि इस चर्चा से ये समझने में मदद मिली होगी कि एक राज्य की असली मंजिल क्या होनी चाहिए। तो अगले किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय और एक नई गहन चर्चा तक ज्ञान और विचारों की ये खोज यूं ही जारी रहे।